ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया गया था। लास्ट क्लास में मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने समझा था ना। ठीक है। और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इन ए पर्टिकुलर क्रॉस, ठीक है, प्योर लाइन पेरेंट्स यानी कि P1 भी होमोजाइगस था, P2 भी होमोजाइगस था ना। आपने उनको यूज किया टू ऑब्टेन F2 प्रोजेनी। तो पहले आप P1 पे थे, P1 P2 पेरेंट्स, उससे आप F1 पे गए होंगे, F1 से बाद में F2 पे गए होंगे। ठीक है। आउट ऑफ टोटल 400 प्लांट्स इन F2, F2 में आपके पास है 400 प्लांट, और उनमें से 150 प्लांट हैं वर फाउंड विथ कंप्लीटली नोवल फिनोटाइप। नोवल का मतलब जो पहले नहीं था, न्यू। तो 150 ऐसे पौधे हैं जो पहले थे ही नहीं। तो मोनो हाइब्रिड में तो ऐसा आपको कुछ मिलता नहीं है। मोनो हाइब्रिड में टोल ड्वार्फ, F2 में जाओगे तो भी टोल ड्वार्फ वही चलता है, अलग से कोई तो फिनोटाइप आता ही नहीं है। तो मोनो का तो केस है नहीं। ठीक है। ऑप्शन में भी डाई डाई लिखा है तो हो सकता है डाई का ही हो, है ना। तो आपने देखा भी था कि, है ना, नए फिनोटाइप तो लाए भी थे, है ना। जब क्रॉस ओवर कराते हो तो नए फिनोटाइप आते हैं। और बात फिनोटाइप की है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का रेशियो होता है 9331, राइट। इसमें से 3 और 3 जो बीच वाले हैं वो न्यू फिनोटाइप होते हैं, राइट। ये टोटल 16 होते हैं। तो 6/16 का मतलब 0.375, यानी कि ये हो गए आपके 37.5%, 37.5% हो गए भाई। 16 में से 6 का मतलब होता है 37.5%। मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए इसको। 37.5% पौधे आपको नए फिनोटाइप के मिलते हैं अगर आप F2 तक पहुंचते हो, और वो भी कब, जब आप एक डाई हाइब्रिड क्रॉस पे होते हो। ठीक है। आपका डाटा ये रहा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 150 400 में से हैं, तो ये परसेंटेज कितना है, उतना ही है, 37.5%। तो इसका मतलब क्रॉस कैसा हो गया, डाई हाइब्रिड हो गया। ठीक है। और क्रॉसओवर हुआ है, यस, क्रॉसओवर हुआ है। हाँ, जीनोटाइप होता तो बात अलग होती। जीनोटाइप नहीं है, फिनोटाइप है। तो आपके पास 4 क्रोमेटिड थे, 4 में से 2 क्रॉसिंग ओवर में जाते हैं, 2 नहीं जाते हैं, उसी से तो बना था 9331, राइट। तो आपने गैमेट बनाए तो हर बार ही क्रॉस ओवर कराया, मतलब क्रॉस ओवर के साथ में तो बनाए, क्रॉस ओवर के बिना तो गैमेट बनाए नहीं थे, तो नए तभी बने थे। तो आंसर विल बी ए डाई हाइब्रिड क्रॉस विथ कंप्लीट क्रॉस ओवर। ये तो आपका क्वेश्चन रहा ना। ठीक है। अब इसके बाद में आज का नया टॉपिक। देखो, जब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पार्ट सी में आएगा आपके लिए, तो 4 नंबर का मैटर होगा, तो इम्पोर्टेंट है अपने लिए ना। वैसे भी अपन को कहीं भी अप्लाई करना पड़ सकता है। आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस में आपको बाद में जब सोल्व हो जाएगा तो पता चलेगा तो कि ये तो काई स्क्वायर से हो रहा था, है ना? ठीक है। तो पहली बात तो यह थी कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या चीज है ना। तो ये तो एक टेस्ट है ना। ये तो एक टेस्ट है। जैसे आपने कहा कि टेस्ट क्रॉस भी एक टेस्ट है,
कि उसे पता लग जाता है कि अंदर होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो टेस्ट का मतलब है टू नो, पता चल जाता है कि जब भी आप किसी चीज को टेस्ट करते हो तो पता चल जाता है, राइट। ठीक है। और फिर यहाँ पे जो मैटर है वो एक्चुअल में होता है गुडनेस ऑफ हिट। गुडनेस, गुडनेस का मतलब अच्छापन, फिट का मतलब जो सही लगे, यानी कि ये स्टेटिक्स है। और यहाँ पे अपन एक जो कंक्लूजन होता है ना, जैसे आप मेंडलिज्म के अंदर है, क्रॉस का मामला होता है, प्रोजेनी बनती है, रिजल्ट आते हैं। तो रिजल्ट जो आ रहे हैं वो आपके, आप जो सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, इसको जानना, राइट। ठीक है। बात नहीं समझ में आई होगी, कोई बात नहीं। एक एग्जांपल ले लीजिए। आपने कहा कि एक कपल है, ठीक है, वेरी गुड, इनके फर्स्ट चाइल्ड है ना, इधर अपन लिखते हैं एक्सपेक्टेड, इधर लिखते हैं अपन ऑब्जर्व। तो इनका जो पहला बच्चा है उसको लेकर के उम्मीद क्या है, उम्मीद ये कि वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। बॉय होने की संभावना है 50% और गर्ल होने की संभावना भी कितनी है, 50%। ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 0.5, ऐसे भी कह सकते हो 0.5, एक ही बात। ठीक है। और इसी को आप ये भी कह सकते हो 1/2 या 1/, तो आपको कैसा नीड है, कैसा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कैसे आराम से हो जाएगी, वैसे आप देख लो अपने हिसाब से। 50% से होता है तो वैसे देख लो, 0.5 से कैलकुलेशन होता है तो वैसे देख लो, या 1/2 से आपको आराम लगता है वैसे देख लो, बात एक ही है, राइट। ये है एक्सपेक्टेड। मान लो कि इनको एक ही बच्चा होगा, तो वो आधा बॉय और आधा गर्ल तो होगा नहीं, है ना, है ना। वो हाफ बॉय और हाफ गर्ल के संभावना तो ये कहती है कि वो आधा लड़का और आधी लड़की होनी चाहिए, बट आइदर बॉय होगा और गर्ल होगा, है ना, आइदर बॉय और गर्ल, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपको एक कॉइन दिया जाए, सिक्का दिया जाए, आपको कहा जाए कि आप इसको उछालो, फ्लिप करो, तो आप कहेंगे कि हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, कोई सा भी एक आ जाएगा, लेकिन आएगा तो इनमें से एक। उम्मीद क्या, एक्सपेक्टेड ये कि आधी बार हेड आना चाहिए, लेकिन एक में से आधी बार हेड नहीं आ सकता। जैसे एक बच्चे में से आधी बार लड़का और आधी बार लड़की कैसे हो सकता है, दैट इज एक्सपेक्टेड, सही है, वो होना ही चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं है, लेकिन वो मिलता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ आपको एक्सपेक्टेड है 0.5, 0.5, और आपको क्या मिलता है, आपको या तो बॉय मिलता है 100%, या आपको गर्ल मिलती है 100%। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.0 से। तो एक्सपेक्टेड तो आपका था 0.5, और आपको जो हकीकत मिलती है दैट इज 1.0। ये रिजल्ट है आपके। आप ये कह रहे थे कि अगर इनके बेबी होता है तो वो या गर्ल को लेके ये उसका रिजल्ट था। तो हमारा रिजल्ट है वो चेंज हो गया, एक्सपेक्टेड जो आना चाहिए था वो नहीं आया, उससे अलग आया।
दिस इज कॉल्ड डेविएशन, दिस इज कॉल्ड डेविएशन, कि विचलन है, राइट। ठीक है, अब अपने एक काम करते हैं, सैम कपल ले लेते हैं। अब हम कहते हैं कि इनके 10 बच्चे हैं, 10 किड्स। तो एक्सपेक्टेड क्या कह रहा है कि 5 बॉय होंगे और 5 गर्ल होंगे। अगर इनके 10 बच्चे होते हैं तो 5 बॉय होने चाहिए, 5 गर्ल होने चाहिए, रेशियो तो ये कह रहा है। लेकिन ऑब्जर्व में क्या क्या हो सकता है, ऑब्जर्व में 10 और 1 भी हो सकता है, 10 और 0 भी हो सकता है ना, 0 और 10 भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, इवन 5.5 भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है नहीं होगा। लकीली है ना, फिर आप ये लकीली, ये जो सोचा था 5 बच्चे बॉय और 5 गर्ल होने से, लकीली वो ये कि आपने सिक्का उछाला 10 बार, आप कहेंगे 5 बार हेड आना चाहिए, 5 बार टेल आना चाहिए, लकीली आ गया। किसका लक फैक्टर बहुत बड़ा होता है, वो कहता है कि मेरे से शर्त लगा लो, आप सिक्का उछालो, हेड ही आएगा। और वो फिर आपके बाबा जी हैं, वो कहते हैं कि हाँ बेटे शाबाश, जाओ आपका लड़का ही होगा। है ना, कि नेचर के अंदर हम कोई भी क्रॉस लें तो हमें जो उम्मीद होती है वो रिजल्ट नहीं मिलते, हमें कुछ और मिलता है, डेविएशन मिलता है। ठीक है, अगर आप इस केस को देखें तो इनके 10 बॉय हैं, लड़की एक भी नहीं है, इनके 10 गर्ल हैं, लड़का एक भी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा डेविएशन है ना। 4 और 6 होते तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा बैलेंस हो गया, है ना। 6 और 4 होता तो भी लगता, 3 7 होता है ना। अब तो 10 एंड 0 पे बात आ रही है, डेविएशन स्ट्रॉन्ग, ये सब डेविएशन है। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया है कि इनके 10 बच्चे होने हैं और आपको डेविएशन मिल रहा है, यानी कि इनके एक भी गर्ल नहीं है, इनके एक भी बॉय नहीं है। तो क्या ये लकीली हो गया? जैसे इनको मान लो कि इनको गर्ल चाहिए थी, इनको 10 लड़कियां हो गई, 10 बेटियां हैं, तो ये चाहते थे कि हमारी बेटी ही बेटी हो, तो क्या इनका लक स्ट्रांग है? तो ये चाहते थे 10 बेटियां हो जाएं, इनके 10 ही बेटियां हो गई, इसका मतलब तो लकी है, हैं? क्या कहते हो? हम्म, लक्की बोलते हैं क्या इनको? ये जेनेटिक्स है, एस्थेटिक्स है, ये गणित पे काम करती है, डाटा चाहिए इसको, भावनाओं से नहीं चलती। हम्म? यहाँ कोई लक नहीं है, यहाँ कोई लक नहीं है, कारण है कोई ना कोई, बाई लक नहीं है। हाँ, 4 और 6 होते वो बाई लक लगता आपको, एक साइड में एक वाला सेक्स आया ही नहीं, है ना। जैसे आप ये कहें कि इनके 10 बॉय हो गए और गर्ल है वो 0 है, तो कारण है कोई ना कोई कारण ये है कि जैसे एक्स एक्स जायगोट बनता है वो सरवाइव नहीं करता होगा। मतलब चांस नहीं है, कारण है ना। ऐसे आप उल्टा बोल दीजिए कि इनके एक भी लड़का नहीं है और इनके 10 लड़कियां हैं, तो बाई लक नहीं हो रही लड़कियां, ये इनका वाई क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, तो कारण है कोई, तो समझ में नहीं आता है तो लक बोलते हो। लक की खराब था, पेपर ही पता नहीं कैसे है, कारण है उसका भाई, आपने जैसे पढ़ा वैसे पेपर में नहीं आया, बात ये है। हम्म? तो ये हमारे पास डेविएशन तो हमें देखते ही पता चल जाता है,
कि 5 और 5 की जगह पे कोई और फिगर आ गया तो आप कहेंगे कि डेविएशन तो हो गया। अब डेविएशन का कारण क्या है, रीजन क्या है उसका, वो हमें फिक्स करना होता है, वो बताना होता है कि क्यों आया। तो रीजन में दो ऑप्शन होते हैं, कि बाई चांस आ गया, ये और कोई बात नहीं है, बस बाई चांस ऐसा हो गया, या ये है कि बाई फैक्टर है, कोई चीज काम कर रही है, ढूंढो उसको। तो स्टैटिक्स आपको ये बताती है कि जो डेविएशन है वो क्यों आ रहे हैं। डेविएशन बाई लक आ रहा है, बाई चांस आ रहा है, या बाई रीजन आ रहा है। समझ गए इतनी बात? हम्म? इतनी बात समझ गए? है क्लियर? ओके, चलिए अपन एक बात करते हैं कि क्या डेविएशन पाया जाता है। यस। आप किसी भी जगह पे जाकर देख लो, आपको जो उम्मीद होती है उसके अलावा कुछ ना कुछ मिलेगा। किसी भी जगह पे देख लो, डेविएशन एग्जिस्ट करता है। आप एक बार कॉइन को लेके देखो, कॉइन को आप उछालो, फ्लिप टाइम्स, कितनी बार उछालो, एक बार उछालो, डेविएशन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अगर उस कपल के एक ही बच्चा हो तो डेविएशन स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी कि लड़का और लड़की में से एक ही होगा, दूसरा उनके पास कभी नहीं है। अगर आप उसको 10 टाइम उछालो सिक्के को, तो डेविएशन वीक है। अगर आप उसको 100 टाइम्स उछालोगे, डेविएशन और भी वीक हो जाएगा। और अगर आप उसको 1000 बार उछालोगे, डेविएशन और भी वीक हो जाएगा। अब उनके 1000 बच्चे होते, ये तो महाभारत हो जाएगी। सोते क्या, तो महाभारत से भी बड़ी चीज है कोई, वो है। तो वहां संभावना है कि 1000 में से ये आपको लग सकता है कि भाई 400 और 600, तो डेविएशन कितना है, 0.4, 0.6। आना कितना चाहिए था, 0.5, तो आसपास है उसके। इधर जाएंगे तो क्या हो जाता है, आना चाहिए 0.5 और आया 0, आना चाहिए 0.5 और आया 1.0, तो डेविएशन बहुत बड़ा है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोजेनी छोटी होती है तो डेविएशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और नंबर ऑफ प्रोजेनी अगर बहुत बड़ी होती है तो डेविएशन इज वीक। है ना? और फिर नंबर ऑफ प्रोजेनी का मामला है वो सोशल फैक्टर से जुड़ा हुआ होता है। या प्लांट को प्लांट के साथ क्रॉस करा सकते हो, जैसे मर्जी क्रॉस करा सकते हो, जितने मर्जी क्रॉस करा के जितने मर्जी सीड बना सकते हो। एनिमल्स के साथ में भी आप कुछ ऐसे काम कर सकते हो, ह्यूमंस के साथ नहीं कर सकते। तो जेनेटिक्स है वो हर जगह पे एक जैसे नहीं लग सकती। फैमिली के अंदर हम कैसे कर सकते हो, आपस में भाई बहन उनके क्रॉस कैसे कर सकते हो, चाचा के बेटे हैं उनके क्रॉस कैसे कर सकते हो, नहीं पॉसिबल। प्लांट्स में कर सकते हो, और उनके बच्चे भी इतने कैसे आ सकते हैं, इतनी तो लाइफ ही नहीं है उनके, 1000 बच्चे कहाँ से आ जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट है आपका, वो हर जगह पे एक तरह नहीं लग सकता। या इस सब्जेक्ट से आप जो समझना चाहते हैं वो ह्यूमंस के केस में आकर के तो मामला ही चेंज हो जाएगा। और वहां पे तो फादर मदर और उनके कुछ एक बच्चे होते हैं, और कई बार तो होते ही नहीं। तो जेनेटिक्स हो या कुछ भी हो, आप लोग पढ़ते हो तो भाई इंसान के भले के लिए हो, ह्यूमन वेलफेयर।
तो जो भी आप पढ़ाई करते हो उससे मानव का भला कैसे हो सकता है, कोई बीमारी हो रही है और कुछ हो रहा है, क्यों हो रही है, जेनेटिक्स से कनेक्शन है कि नहीं, उसके लिए होता है, राइट। तो अभी आपने डेविएशन समझा है ना, डेविएशन आप समझ गए कि एक्सपेक्टेड से अलग आना डेविएशन। डाटा जब तक आपके पास नहीं होगा, फील्ड ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं होगा, तब तक आप डेविएशन नहीं बता सकते। तब तक आप केवल मेंडलिज्म से उम्मीद बता सकते हो कि इतना हो सकता है या ये अनुपात हो सकता है। जब आप फील्ड में जाकर के रिजल्ट देखते हो तो आपको ऑब्जर्वेशन प्राप्त होती है, फिर एक्सपेक्टेड को ऑब्जर्वेशन से आप मैच करोगे तो आपको डेविएशन नजर आएगा। अब डेविएशन नजर आएगा तो फिर आप उस डेविएशन को जस्टिफाई करोगे कि डेविएशन क्यों है, बाई चांस है या किसी फैक्टर की वजह से। ओके, तो आपकी स्टडी मटेरियल में भी एक एग्जाम्पल है, आप उसको भी फॉलो कर लेना ना, उसको फॉलो करना आप अपने नोटबुक के अंदर। आप एक दूसरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपन तो। ये अपन एग्जाम्पल लेते हैं मिराबिलस जलापा का। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं कि हमने पिंक फ्लोवर वाले का पिंक फ्लोवर वाले से क्रॉस कराया। इसका केस क्या होता है? इसका केस होता है कैपिटल आर रेड फ्लोवर, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्लोवर एंड स्मॉल आर व्हाइट फ्लोवर। यहाँ पे हेटेरो का अपना फिनोटाइप होता है, डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा होता है ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हेटेरो की अपनी पहचान होती है कि उसका अपना फिनोटाइप है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी का नहीं होता, वो लंबे जैसा ही दिखता है, वो दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पिंक प्लांट है और दूसरा पौधा भी पिंक है ना, कि दो पिंक प्लांट्स के बीच में आप क्रॉस करा रहे हो। ठीक है, आपको प्रोजेनी मिल गई। प्रोजेनी में आप एक बार के लिए रेड हैं, वो आप 80 मिल गए आपको। पिंक है वो 260 फिगर ले लो, और वाइट है ये 60, और टोटल ये नंबर है ये 400। तो ये है आपका ऑब्जर्वेशन कि आपने क्रॉस कराया और फिर प्रोजेनी को आपने ऑब्जर्व किया, तो आपको ये पता लगा कि रेड 80 है, पिंक 260 है और वाइट 60 है, यानी कि टोटल 400 में आपको इतने इतने पौधे मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना जो टॉपिक है या जो काई स्क्वायर है उस पर क्यों अप्लाई करें, पहली बात तो क्यों अप्लाई करें, और अगर अप्लाई करना पड़े तो कैसे करें। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है ऑब्जर्व। अब आप एक्सपेक्टेड देखो जरा कि एक्सपेक्टेड क्या होता है। क्रॉस क्या था? क्रॉस था आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, पिंक इंटू पिंक। ठीक है, चेकर बोर्ड बनेगा आपका, कैपिटल आर स्मॉल आर एक साइड में गैमेट, दूसरी साइड में ऐसे गैमेट। तो ये आपका बनेगा रेड पिंक पिंक वाइट, है ना। रेड कितने बनेंगे? 1/4। पिंक कितने बनेंगे? आधे। और वाइट कितने मिलेंगे? आधे। तो एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड है 1/4 गुणा 400,
यानी कि 400 का 1/4 यानी कि 100। एक्सपेक्टेड क्या है, 1/2 गुणा 400 यानी कि 200। और एक्सपेक्टेड क्या है, 1/4 गुणा 400 इज इक्वल टू 100। तो ऐसे 400 आने चाहिए थे पर आए नहीं आपके पास, है ना। ये आने चाहिए थे 100 रेड, मिले आपको 80। फिगर वही है, 400 में से 100 आने चाहिए थे तब 25% पूरा होता, बट आए आपके पास 80। ऐसे पिंक आने चाहिए थे 200, आए 260, डेविएशन तो इनमें भी है। और आने चाहिए थे 100 और आए ओनली 60, तो डेविएशन है। एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड बता रहा है आपको मेंडलिज्म, कि आप मेंडलिज्म को अप्लाई कर देते हो और साथ में आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस को लगा देते हो, तो आपका रिजल्ट ऐसा आना चाहिए था। ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेशन थी आपकी कि इतने मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले नहीं, मिले तो कुछ और। दिस इज डेविएशन। तो ये तो आपको देखते ही पता लग जाता है ना। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई आती है, एक्सपेक्टेड आपको निकालने होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड मेंडलिज्म से निकलती है। आपका जो भी क्रॉस है, जो भी जीनोटाइप है, जैसा बिहेवियर है ना, वो आप उस पर लगाओ, आपके पास एक्सपेक्टेड होगी। ठीक है, तो अब इस डेविएशन को अपन यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको काई स्क्वायर टेस्ट करना है। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन। समेशन का मतलब होता है आप सारी चीजों को जोड़ दोगे। ठीक है, क्या क्या करना है आपको, आपको करना है ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। ओके, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए आप ध्यान दें। आपको क्या दिख रहा है, आपको केवल फिनोटाइप दिख रहा है और आपको कुछ नहीं दिख रहा। रेड पिंक एंड व्हाइट, बस ये रंग दिख रहे हैं आपको, अंदर क्या है ये नहीं पता। आपकी उम्मीद भी ये थी कि 100 रेड आए 80, आपकी उम्मीद थी 200 पिंक आए 260, है ना। तो माइंड के अंदर भी वही कलर था, आप सामने ढूंढ भी वही कलर रहे हो, तो मैटर फिनोटाइप का है। मैटर किसका है, फिनोटाइप का है। अब आपके पास नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने थे, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने थे, 3। एक रेड, एक पिंक और एक वाइट। तो 3 फिनोटाइप थे आपके पास, चौथा कोई फिनोटाइप नहीं। नंबर ऑफ फिनोटाइप 3 है ना, या तो रेड है या पिंक है या व्हाइट। ओके, अब आपको ये काम, है ना, डेविएशन आपको रेड में मिला है क्या, डेविएशन, डेविएशन रेड में भी है, डेविएशन पिंक में भी है, डेविएशन व्हाइट में भी है, तो डेविएशन सब में है। यानी कि ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड आपके पास तीनों के लिए है। तो आप एक बार ये काम करोगे रेड के लिए, फिर करोगे पिंक के लिए, फिर करोगे व्हाइट के लिए, तो आप अपना काम चालू कर सकते हो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले एक बार रेड के लिए देख लो, ऑब्जर्व आपके आ रहे हैं 80, एक्सपेक्टेड थे 100, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यानी कि 100। समेशन करना है तो बाकी पिंक वाला आप इसमें जोड़ दो। उसका ऑब्जर्व है आपका 260, एक्सपेक्टेड था 200, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड 200। फिर आप पिंक का इसमें ऐड कर दो, दिस इज ऑब्जर्व 60 माइनस 100 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय दिस इज 100। तो ये आपका काम हो गया कि आपके पास तीन फिनोटाइप थे और तीनों फिनोटाइप का डेविएशन आपने यूज कर लिया, और पूरे क्रॉस में जो डेविएशन है वो आपके पास काई स्क्वायर के रूप में आता है ना। ये पहला पार्ट रेड के लिए है, ये पिंक के लिए है, और ये व्हाइट के लिए। तीनों फिनोटाइप्स में डेविएशन था, वो आपने इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया उसको। अब आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आप मेरे को बता दीजिए, जैसे द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 माइनस 100 यानी कि -20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 60 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 प्लस -40 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। आगे आ जाइए। का स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 20 गुणा 20 400 बटा 100 प्लस 3600 बटा 200 और प्लस 1600 बटा 100। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया ना, माइनस का कोई रोल नहीं आएगा। एक्सपेक्टेड से कम मिले तो भी मैथमेटिक्स प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मिले तो मैथमेटिक्स प्लस में रहती है। तो प्लस माइनस का इशू स्क्वायर को सॉल्व करते ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज, दिस इज 400 बटा 100, दिस इज 4 प्लस 18 प्लस 16 है ना। आप कैंसिल कर दीजिए, 4 18 और 16। तो का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 और 4 20 और 30 और 8 38। कितना आएगा ना, कितना ही है 38। ठीक है, ये तो आपने भी ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड वैल्यूज काम में ले ली और उनको कैलकुलेट कर लिया, उनको समेशन कर दिया, उनको जोड़ दिया सबको एक साथ, और आपके पास वैल्यू आ गई। ये आपका कैलकुलेशन वर्क हो गया। अब अगला काम है इसको यूज करना, ये काम में कैसे आएगी। ठीक है, तो इसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट पे आना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक चीज आपको ऐड करनी है, वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ फिनोटाइप्स -1। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप आपके पास थे 3 -1, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2। तो दो काम हो गए आपके, का स्क्वायर आपने निकाल लिया और डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपके पास 4 फिनोटाइप होते तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है ना, और 2 फिनोटाइप होते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, एक कम करना होता है। तो आपने 3 फिनोटाइप के साथ काम किया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है कि अपन पहला काम कर चुके, दूसरा काम कर चुके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, पता लगाना है, फाइंड आउट
क्या फाइंड आउट करना है कि काई स्क्वायर वैल्यू, तो आपके एग्जाम्पल में आई है 38, है ना, उसका कनेक्शन किससे है, कनेक्टेड विथ विच प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस। तो हमारी जो काई स्क्वायर वैल्यू आई है, ये काई स्क्वायर वैल्यू कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ में कनेक्टेड है ना, उसका कौन सी प्रोबेबिलिटी से कनेक्शन है। ये सारा काम एक टेबल से होता है, तो आपको एक टेबल यूज करनी होती है। उस टेबल से आपको ये पता लगेगा कि आपका मैटर क्या है ना, कि उसमें जिम्मेदार चांस है या नहीं है। ये इंफॉर्मेशन वो काई स्क्वायर की टेबल है वो देती है। तो पहला काम आपको मेंडलिज्म आनी चाहिए, वरना तो आपका एक्सपेक्टेड गलत हो गया। एक्सपेक्टेड गलत हो गया तो काई स्क्वायर गलत हो गया, काई स्क्वायर गलत हो गया तो आप जो बोलोगे वो गलत सब। तो डबल काम हो गया है, मेंडलिज्म का तो है ही है, ऊपर से स्टैटिक्स का और है। ठीक है, तो अभी हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा है उस एग्जाम्पल के अंदर काई स्क्वायर की वैल्यू आ रखी है 38, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रखा है 2, है ना, इतना अपन कर चुके हैं। अब ये आ गया आपके पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कौन सी काई स्क्वायर की वैल्यू कौन सी प्रोबेबिलिटी के साथ एसोसिएट है। ओके, तो वन थिंग, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रहा जो आपने निकाला ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो आपको यहां देखना है, इसके सामने देखना है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता तो नीचे वाले पे जाते, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता तो जैसे फिनोटाइप अगर 14 होते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 पे जाते हैं। तो नॉर्मली जो ट्यूशन आते हैं वो 3 4 फिनोटाइप वाले होते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ये 2 या 3 यूज करना होता है। ठीक है ना, ऐसा क्रॉस भी नहीं आता उसमें, मतलब 15 फिनोटाइप वाला क्रॉस थोड़ी आएगा वो, ऐसा कॉम्प्लिकेट इशू नहीं आता आपको। आपका तो बस ये कि हाँ आप समझे कि भाई का स्क्वायर कैसे लगाते हो, कैसे काम होता है, डिसीजन कैसे देते हैं ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। एंड ऊपर लिखा है पी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, चांस है ना, चांस मत बोलो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी बोलो, कि पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी। फिर आपके दिमाग में आएगा कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी तो है लेकिन किस चीज की। तो आंसर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चांस रेस्पॉन्सिबल फॉर डेविएशन। ये जो डेविएशन आया है उसके लिए चांस कितना जिम्मेदार है। डेविएशन में आप क्या बोलते हो, जैसे आपको डेविएशन मिलता है तो आप दो बातें बोलते हो, या तो कहते हो कि चांस जिम्मेदार है, या कहते हो कि कोई फैक्टर जिम्मेदार है, आप किसी को जिम्मेदार ठहराते हो। तो चांस कितना जिम्मेदार है, चांस कितना जिम्मेदार है, किसी भी काम में कोई कितना जिम्मेदार हो सकता है, 100% उसी का हाथ है, या उसका कोई रोल ही नहीं है ना? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसकी वजह से 100% इसकी वजह से हो सकता है,
या 100% नहीं, 0% भी तो हो सकता है। या आपने कुछ खाया और आपको वोमिट हो गया, आप कह रहे हो कि ये खाया उसमें दिक्कत थी, आपने उसको जिम्मेदार ठहरा दिया, आपने 100% इसी में गड़बड़ थी। जरूरी थोड़ी आपने इससे पहले और कुछ खाया होगा उससे हो गया होगा। तो रिस्पॉन्सिबलनेस है कि आपका जो डेविएशन आ रहा है उस डेविएशन में चांस कितना परसेंट जिम्मेदार है, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज है। परसेंटेज में आप 100 पे काम करते हो, प्रोबेबिलिटी में 1 पे काम होता है। तो यहाँ का 1 वहाँ के 100 के बराबर होता है। तो चांस की जिम्मेदारी है वो 0% से 100% के बीच में हो सकती है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ये भी समझ लें कि जब चांस जिम्मेदारी नहीं है तो डेविएशन का जिम्मेदार फैक्टर को होना पड़ेगा। जब कोई घटना होगी और दो लोग जिम्मेदार मान रहे हो, एक जिम्मेदार है ही नहीं तो फिर दूसरा ही है ना। और अगर चांस 100% जिम्मेदार है तो फिर दूसरा फैक्टर जिम्मेदार कैसे हो सकता है ना। तो हम इस साइड से चांस की संभावना जो है ना, चांस का हाथ कितना है उसको परसेंटेज में निकालते हैं, और वो यहाँ पे दिया हुआ है पी। ठीक है, इसकी वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 0.995, यानी कि ये है 99.5% चांस जिम्मेदार है। ये हो गया 97.5%, 90%, 50%, 10%, आधा परसेंट, है ना, 5%। दिस इज 5% एंड दिस इज 2.5%, और ये है 1%, और ये है आधा परसेंट। क्लियर। 100% को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो 1 से, तो 10% को रिप्रेजेंट करोगे 1/10 यानी कि 0.1। तो ये 10% रहा, ये 5% है, ये 2.5% है, ये 1% है, और आगे आधा परसेंट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कट ऑफ है, स्टैंडर्ड कट ऑफ जिसको सब मानते हैं वो क्या है, वो है 5%। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप ये मैथमेटिक्स अप्लाई करो और लास्ट में आप इस टेबल को यूज करो, अगर आपको ये पता लग जाए कि चांस है वो 5% जिम्मेदार है ना, चांस अगर 5% जिम्मेदार है या 5% से बड़ा जिम्मेदार है, यानी कि छोटे से छोटा 5% जिम्मेदार होने पे भी आप उसी को रिस्पॉन्सिबल मानते हो। हाँ, अगर 5% से भी छोटा रोल चांस का आता है तो आप जिम्मेदार नहीं ठहराओगे चांस को। दोबारा से समझिए, आप सारा कैलकुलेशन कर रहे हो, फाइनली चांस का हाथ कितना है वो पी की वैल्यू है ना। चांस का अगर रोल 5% भी आ जाता है तो आप चांस को जिम्मेदार मान लोगे। 5% से कम आता है तो चांस को फ्री कर दोगे कि तुम्हारा हाथ नहीं है, और 5% से बड़ा है तो चांस को जिम्मेदार मानेंगे ही मानेंगे। तो 5% या 5% से बड़ा अगर चांस का रोल है तो ये डेविएशन बाई चांस हो गया, और अगर 5% से छोटा रोल चांस का आ रहा है इसका मतलब किसी और कारण से डेविएशन हो रहा है ना। P इज इक्वल टू 0.5
से लेकर के p इज इक्वल टू 0.995 तक चांस जिम्मेदार है, चांस इज रिस्पॉन्सिबल। और अगर p इज इक्वल टू लेस देन 0.5 आ रहा है तो आप कहेंगे चांस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप कहते हैं चांस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल तो उसका दूसरा मतलब निकलता है कि एनी अदर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, ये कोई दूसरा फैक्टर हो सकता है वो जिम्मेदार है। और इधर आप चांस को जिम्मेदार ठहराते हो कि चांस इज रिस्पॉन्सिबल तो उसका दूसरा मतलब निकलता है कि एनी अदर इश्यू इज नॉट, कि कोई बात ही नहीं, बस बाय चांस हो गया, है ना। डेविएशन के लिए जिम्मेदार ठहराना अपन को, कि चांस को जिम्मेदार ठहराएं या चांस को ना ठहराएं। जब चांस को जिम्मेदार ठहराओगे तो किसी दूसरी चीज को जिम्मेदार कैसे ठहराओगे, और जब चांस को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हो तो फिर कोई दूसरी चीज है वो जिम्मेदार होगी, ऐसे, है ना। दो में से एक को आप फ्री कर रहे हो तो फिर दूसरा जिम्मेदार होगा ना। तो चांस को जिम्मेदार कब माने, अगर हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करके आते हैं, काई स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारी इसके रिलेशन में आती है तो नतीजा ये हो जाएगा। अगर काई स्क्वायर की वैल्यू इसके रेंज में आती है तो नतीजा ये हो जाएगा, ऐसे। तो आपके काई स्क्वायर की वैल्यू जो आ रखी है वो किससे एसोसिएट है, एसोसिएटेड विथ, ठीक है। अभी हमारी वैल्यू 38 आ रखी है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो आप टेबल पे आ जाइए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 की वैल्यूज ये रही हमारे पास। और हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रखी है, 38 आ रखी है। ये तो 38 इसमें कहीं आया ही नहीं, 38 तो इसके भी आगे आएगा, यानी कि आप चांस का रोल आधे से भी और कम कर देंगे तो 38 पे पहुंचेंगे आगे जाके, यानी कि चांस का रोल आधे परसेंट से भी कम हो जाएगा। तो जब चांस का रोल 5% से कम हो जाता है तो आप चांस को बरी कर देते हो, तो इसका मतलब हमारा जो डेविएशन है वो चांस से नहीं है, कोई कारण है उससे है। हमारा जो रिजल्ट आया ना, डेविएशन आया वो चांस से नहीं है, हमारा डेविएशन चांस के अलावा कोई दूसरी चीज काम कर रही है उससे आया, है ना। तो आंसर क्या आ गया कि आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू 38 और उसका कनेक्शन कितना है, p इज इक्वल टू लेस देन 0.005। ये तो आधे परसेंट से भी कम रोल आएगा चांस का। तो नतीजा क्या कह रहे हो, चांस इज नॉट वर्किंग, चांस काम नहीं कर रहा है। तो एनी फैक्टर इज वर्क, कोई दूसरी चीज है वो काम कर रही है। तो ये फायदा होता है काई स्क्वायर टेस्ट का, कि आपका डेविएशन है वो डेविएशन ऐसे ही आ गया या किसी वजह से आया, उसका डिसीजन काई स्क्वायर से आप कर सकते हो।
ये जो आपने वीडियो में किया ना चांस रिस्पॉन्सिबल के लिए हम्म। वो 0.05 भाई आपका मेन जो मकसद है वो ये है कि चांस इफ 5% और मोर देन 5% रिस्पॉन्सिबल, तो आप कहेंगे कि 100% चांस इज रिस्पॉन्सिबल। 5% या 5% से बड़ा रोल आ गया तो चांस को ही जिम्मेदार मान लोगे। और अगर ये वैल्यू लेस देन 5% है तो आप कह देंगे कि 0% चांस इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि 100 जो परसेंट होता है उसको प्रोबेबिलिटी 1 बताते हैं, है ना। और 50% होगा तो उसको 0.5 बोलेंगे, 5% होगा तो 0.05 हो जाएगा, और 0.5% होगा तो ये हो जाएगी 0.005%। इसको आप चेक करेंगे ना, तो ये 100 होना चाहिए था, ये 200 होने चाहिए थे, और ये 100 होने चाहिए थे। तो डिफरेंस 4 का आ रहा है, 416, 16/100, 0.16। डिफरेंस 3 का आ रहा है ना, 3 का स्क्वायर 9, 9/200, तो ये आएगा 0.045, है ना। 9% का आधा हो गया, 4.5%। और ये एक है ना, एक का स्क्वायर भी एक ही होगा, तो 1/100 करोगे तो आएगा 0.01। अब आप इनको जोड़ दो तो ये वैल्यू आएगी 0.215। तो 0.215 आपकी वैल्यू आ गई है। काई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.215 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू अगेन 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और वैल्यू ढूंढनी है 0.215। तो 0.215 है 0.215, तो इसको आप ढूंढ लो कहाँ पे है। 0.215, 211, और ये 211 से बड़ा है, इनके बीच में है, यानी कि यहाँ आएगी वैल्यू। मीन्स क्या मैटर हो गया, 50% और 90% है चांस का रोल, तो चांस ही हो गया जिम्मेदार। बाई चांस है और कोई बात नहीं है। चांस रिस्पॉन्सिबल कितना हो गया, 50% से 90% के बीच में, है ना। तो रोल ऑफ चांस फॉर डेविएशन, दैट इज 50% से लेके 90% तक है। तो स्टैंडर्ड कट ऑफ तो 5% की होती है, ये तो 5% से बड़ा है, तो चांस से जिम्मेदार है, यानी कि और कोई फैक्टर नहीं काम कर रहा, है ना। सरल है सरल है, बस एक चिंता हो रही है कि टेबल कहाँ से आएगी, बाकी सब तो सरल है। ये लग रहा है कि ये टेबल कहाँ से आएगी। हाँ, ये मतलब रटनी पड़ती है। नहीं, आपको क्या लगता है, आप नहीं रट पाओगे क्या, है? ऊपर की 2 लाइन 3 लाइन रटनी है बस। हो जाता है, हर बारी करते हैं बच्चे। ये मेरे को भी याद है, आप कहीं से कुछ भी पूछ लो, याद है।
आंसर बताओ। हाँ ये और 0.01। ठीक है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या शॉर्टकट है। ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स स्टैटिक्स आपसे कोई नहीं पूछ रहा, आपको काम करना आता है कि नहीं आता ये पूछते हो ना। ठीक है। तो स्टैंडर्ड कट ऑफ आपने देखी थी, स्टैंडर्ड कट ऑफ है 5%। स्टैंडर्ड कट ऑफ है यहाँ पे। ये भी याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टैंडर्ड कट ऑफ है वो 5% होती है। 5% को प्रोबेबिलिटी के अंदर 0.05 बोला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में जैसे आप प्रोबेबिलिटी 5% से कम की तरफ जाओगे तो काई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाती है। चाहे आप किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम से देखो, यही रिलेशन है। तो चांस अगर 5% से भी कम है तो हमारा काई स्क्वायर का वैल्यू है वो बड़ा आएगा। काई स्क्वायर का वैल्यू जितना बड़ा आता है चांस उतना जिम्मेदार कम हो जाता है। और यही चीज 5% पे लगा दो। 5% के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पे वैल्यू क्या होगी, दिस इज 7.815। तो अगर कोई 4 फिनोटाइप का क्वेश्चन होगा तो उसमें 7.815 दिया हुआ आएगा। तो 5% के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होता है। आपका काम ये होता है कि हम जो चेक कर रहे हैं वो इससे बड़ी है या वैल्यू छोटी है। अगर वैल्यू छोटी आती है इसका मतलब चांस जिम्मेदार बड़ा है, और वैल्यू अगर आपकी बड़ी आती है तो चांस जिम्मेदार कम है। तो आपकी वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेशन काई स्क्वायर का आप करेंगे क्वेश्चन के लिए, आपको काई स्क्वायर प्राप्त होगा। अब काई स्क्वायर को 0.5 वाले काई स्क्वायर से कंपेयर करना है कि वैल्यू बड़ी है तो प्रोबेबिलिटी छोटी है, और वैल्यू छोटी है तो प्रोबेबिलिटी बड़ी है, और ये प्रोबेबिलिटी चांस की होती है। ठीक है। यानी कि ऐसा लगना चाहिए कि आपको एक्सपेक्टेड आना चाहिए। ऑब्जर्व से कंपेयर करके काई स्क्वायर निकाल लोगे। 5% के ऊपर काई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है वो आपको दी हुई होती है। आप अपनी काई स्क्वायर वैल्यू को 5% वाले से चेक कर लो। जैसे आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एग्जाम्पल लिया है उसमें काम में ली है 2, तो ये वैल्यू है 5.991। तो 5% के साथ एसोसिएट वैल्यू जो थी p इज इक्वल टू 0.05, और उसके ऊपर वैल्यू आ रही है 0.995 है ना, 5991। दिस इज 5.991। तो ये आपको दिया हुआ आएगा क्वेश्चन के अंदर। तो अब आपको चेक करना है कि आपकी वैल्यू जब आई 38 तो वो क्या है, 5% वाली से भी बड़ी है। तो चांस क्या हो गया, 5% से भी कम है ना। चांस का रोल क्या हो गया था, लेस देन 5%। तो आपने कह दिया था कि कोई फैक्टर काम कर रहा है। इस बार आपकी वैल्यू आई है 0.215, 0.215। तो वो तो 5% पे जो होती है उससे छोटी है, यानी कि चांस 5% से बड़ा है। तो चांस का जो रोल है दैट इज
ग्रेटर देन 5%। तो 5% स्टैंडर्ड कट ऑफ है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है, उससे कंपेयर करना पड़ता है। तो आपकी कैलकुलेट वैल्यू बड़ी आ रही है तो चांस कम हो जाता है, और छोटी आ रही है तो चांस ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे भी दिमाग में रखो कि अगर डेविएशन ज़्यादा है तो चांस नहीं, कोई और बात है। नहीं, स्मार्ट तो स्मार्ट ही होते हैं। आप इसमें लगे रहोगे, लगे रहो। हो सकता है कि आपको ये करने की जरूरत ही ना, आप वैसे देख के बता दो। नहीं, आप सारी चीजों को जोड़ते हो, एक से पता लगे कि वैल्यू आपको देर के उससे बड़ी आ रही है, तो बाकी को क्यों जोड़ रहे हो? जोड़ने से कौन सा कम होता है, बढ़ेगा उससे। आप अपनी इच्छा से कोई भी क्रॉस ले लो, डाई हाइब्रिड ले लो, फिनोटाइप एक्सपेक्टेड जो होते हैं उनसे अलग लिख दो, फिर काई स्क्वायर अप्लाई करके देख लो ये आपने जो लिखा उसमें चांस है या इतना अंतर चांस से नहीं आ सकता। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो वो आप क्वेश्चन आपने भी करके देखा, एक हो गया आपसे। हम्म, ठीक है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं। और अब दो और चीजें अपन ऐड करेंगे। पहला अपन लेते हैं पेनेट्रेंस। भेदना, चीर के निकल जाना पेनेट्रेंस होता है ना। ठीक है। तो जेनेटिक्स में पेनेट्रेंस क्या होता है, या जेनेटिक्स में पेनेट्रेंस अपन किसको बोलते हैं? ठीक है। जैसे कुछ बूढ़े लोग होते हैं, उनके कान के जो पिन्ना होता है ना, ईयर पिन्ने, वहां पे हेयर्स आ जाते हैं। कान पे बाल आने लगे, इसका मतलब बूढ़े हो गए। अब वो अलग बात है कि भाई आप काट पीट के दिखाते रहोगे, भी बूढ़ा नहीं हुआ, बाकी आप है ना मेटाबॉलिकली फिजिकली था आपको तो। ठीक है। ये एक जेनेटिक करेक्टर है। देख, हाँ किसी किसी के आते हैं, सारे बूढ़ों के नहीं आते। ये लोग तो गलतियां करते हैं, है ना, जेनेटिक करेक्टर है। और ये पैटर्नल इनहेरिटेंस देता है, पैटर्नल इनहेरिटेंस, यानी कि ग्रैंडफादर को होता है तो फिर पापा को भी ऐसा मिलेगा, और जो अंकल है उनको भी मिलेगा। बुआ जी के नहीं आएंगे, बुआ जी के नहीं आएंगे, फूफा जी हमारे परिवार के नहीं होते, फूफा जी अलग होते हैं, है ना? जानते हो ना बुआ और फूफा। ठीक है। और फिर पापा के हम लोग होते हैं, सन उसके, उनके भी हो सकते हैं। और फिर इनके फिर ग्रांड सन हो सकते हैं। तो फीमेल्स में नहीं आते, मेल्स में आते हैं। तो एक सेक्स में आते हैं, एक सेक्स में नहीं आते, तो वो सेक्स लिंक्ड है कि करेक्टर सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, और केवल
पैटर्नल साइड में इसका मतलब वाई क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है। पैटर्नल साइड इसका मतलब वाई क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है। अब वाई क्रोमोसोम तो फादर का है, तो फादर का ही पापा में है, पापा से वही वाई बच्चों में है, वही बच्चों से आगे अगली पीढ़ी के बच्चों में है। वाई तो और कहीं से आता ही नहीं है, मदर से, दादी से वाई का कोई कनेक्शन नहीं है ना। ये तो यूनिक लाइन है। वाई ए ग्रैंडफादर loves a lot to his granddaughter son, देखो उसके पास उसके बेटे से भी यंग वाई क्रोमोसोम है, उसी का वाई क्रोमोसोम उसके पोते ने दोबारा से यंग बना दिया। उसके पोते के अंदर वही है, सेम डिट्टो वही। क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता है इसका, दो वाई एक साथ कभी नहीं होते। एक्स एक्स का क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, होमोलोगस पेयरिंग, वाई का नहीं होता। तो एग्जैक्ट दादा एग्जैक्ट पापा में, एग्जैक्ट सन में, और एग्जैक्ट ग्रैंड सन में, और एग्जैक्ट उनसे आगे। तो फीमेल कुछ भी हो सकती है, मैननेस इज मेंटेन्ड। यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, आपके रूल, आपके रेगुलेशन, आपकी रैलियां, आपके भाषण कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक बायोलॉजी, ये ऐसे होते हैं, है ना। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक्स क्रोमोसोम क्रॉस ओवर करता है, उसमें फादर मदर के मिक्स हो सकते हैं, उसमें आप क्या कर लोगे, नहीं कर सकते भाई, राइट। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ग्रैंड फादर के हेयर्स थे तो पापा को भी होने चाहिए, बच्चों को भी होने चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि पापा के तो थे ही नहीं, आप बेटों में आ सकते हैं। हाँ, दादा के तो ज्यादा भी थे, डेंस भी थे, और लॉन्ग भी थे। पापा के हैं तो सही, लेकिन थोड़े से ही हैं। जैसे कुछ लोगों के छठी अंगुली होती है, अंगुली छठी हो सकती है, अंगूठा दूसरा होता है। अंगुली के बगल में अंगुली निकल जाए वो छठी अंगुली गिनी जाती है, अंगूठे के बगल में थोड़ा सा और निकल जाए वो छठा अंगूठा नहीं होता, वो दूसरा अंगूठा है। दैट द केस ऑफ पॉलीडैक्टाइली, दैट द केस ऑफ पॉलीडैक्टाइली। एक्स्ट्रा डिजिट, these are digits, extra digits। तो ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कैपिटल टी है तो लंबा ही होगा, ऐसा लगता है कि कैपिटल आर है तो फूल का रंग रेड ही होगा। ये डोमिनेंस लगता है कि दूसरा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अंदर कोई भी एलील होती है तो वो बाहर उसका असर दिखता है। तो पॉलीडेक्टाइली का केस हो या ये पिन्ने के जो हेयर्स हैं उनका केस हो, तो एलील तो है ना। जैसे आप ग्रैंडफादर से पापा पे जाते हैं तो यहाँ पे एलील तो प्रेजेंट है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम ही आया है। तो वाई क्रोमोसोम टूट के तो आया नहीं, पूरा ही आया है, तभी तो पापा भी मेल बने हैं और ग्रैंडफादर भी मेल ही थे। तो एलील तो उनमें भी थी, एलील इनमें भी है, पूरा क्रोमोसोम ही आया है, लेकिन करेक्टर इनमें था और इनमें करेक्टर नहीं है। इसका मतलब जीन तो है, एलील तो है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रही, है ना। अंदर तो है जीन, लेकिन वो दिख नहीं पा रहा है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है। दिस इज कॉल्ड पेनेट्रेंस। तो पेनेट्रेंस को आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हो।
जैसे आपने कहा कि आपके पास 100 इंडिविजुअल है ना, जिनमें एलील प्रेजेंट है। जिनमें एलील प्रेजेंट ही नहीं उनमें तो पेनिट्रेंस कहाँ से आएगा, वो तो जीरो है ना। तो 100 लोग ऐसे हैं जिनमें एलील प्रेजेंट है। एलील प्रेजेंट होने के बाद में आपने कहा कि जो करेक्टर है वो केवल 40 में प्रेजेंट है। यानी कि 60% लोगों में तो करेक्टर पेनिट्रेंस हुआ ही नहीं। तो पेनिट्रेंस कितना हो गया, 40/100 इज इक्वल टू 0.4। तो अगर 100 में एलील होने के बावजूद 40 में ही दिखाई देती है, इसका मतलब 40% पेनिट्रेंस हुआ उसका, 60% उनका पेनिट्रेंस नहीं हुआ। पेनिट्रेंस जो आप अप्लाई करते हो ये डोमिनेंट एलील के लिए अप्लाई करते हो, क्योंकि जो रिसेसिव है वो तो बेचारी वैसे ही नहीं दिखती। डोमिनेंट बगल में आ जाएगा तो वो तो वैसे ही नहीं दिखेगी। तो डोमिनेंट वो जो कि एक्सप्रेस हो सकता है लेकिन वो किसी भी कारण से नहीं हुआ, फिनोटाइप में नहीं दिख रहा, तो टोटल कितने परसेंट में दिखाई दे रहा है, दैट इज द मैटर ऑफ पेनिट्रेंस। तो पेनिट्रेंस को आप परसेंटेज में निकालते हो। तो टोटल पॉपुलेशन जो भी हो, जो भी आपका डाटा हो, उसमें से कितनों में वो करेक्टर आ गया तो आप उसको यूज कर लीजिए। तो अगर पेनिट्रेंस 100 थे, 100 के 100 में करेक्टर आ गया, पेनिट्रेंस इज 1, तो दिस इज कॉल्ड 100% पेनिट्रेंस। और आपने कहा कि 40 में करेक्टर आया तो पेनिट्रेंस का मतलब हो गया 0.4। तो 40% पेनिट्रेंस है। तो 40% पेनिट्रेंस, इसका मतलब ये हो गया इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। तो पेनिट्रेंस अगर कंप्लीट होता तब तो दिखाई सब में देता हो, और कंप्लीट नहीं है तो आप उसको इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस बोलेंगे। पेनिट्रेंस का केवल इतना सा मामला है कि बाहर करेक्टर दिखा या नहीं दिखा, अंदर एलील होती है। जेनेटिक्स या मेंडलिज्म के अंदर या जो आप रेशियो दिखाना चाहते हैं वो तो वैसे ही होंगे, क्योंकि एलील तो कहीं गई नहीं, तो अगली पीढ़ी के अंदर वो दोबारा भी आ सकती है। ऐसी चीज आपको रिसेसिव में दिखती है कि एक पीढ़ी में करेक्टर आए नहीं फिर वापस आ गए, तो ये रिसेसिव नहीं है। ये डोमिनेंट होने के बावजूद भी अपने आप को पेनेट्रेंट नहीं करा पाया, पेनेट्रेंस इसका नहीं हो पाया। तो कुछ क्वेश्चन है वो पेनेट्रेंस बेस्ड होते हैं। पेनेट्रेंस के अंदर एक पर्टिकुलर एलील है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो दैट इज इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस। अगर इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस होगा तो कोई डोमिनेंट करेक्टर है वो भी किसी पीढ़ी में स्किप कर देगा, वरना डोमिनेंट करेक्टर स्किप नहीं कर सकता। अगर कैपिटल टी है तो पौधा लंबा ही बनेगा, स्किप कैसे हो सकता है। लेकिन कैपिटल टी होने के बावजूद भी पौधा बना रह जाए, इसका मतलब कैपिटल टी अपने आप को दिखा नहीं पाया। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस। तो इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस का मतलब हो गया है कि डोमिनेंट एलील होने के बावजूद भी करैक्टर में नहीं आता। ठीक है। इसके बाद में अगला टर्म इसमें ऐड कीजिए, दिस इज एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेसिविटी क्या होती है? ठीक है, जैसे सेम एग्जाम्पल दोबारा ले लीजिए। आपने कहा कि जो ग्रैंड फादर हैं उनके तो डेंस हेयर्स हैं, है ना, और काफी अच्छे से डेवलप, बढ़िया, मतलब करेक्टर आराम से दिखाई देता है। फादर के अंदर वो करेक्टर हैं, वो आया तो है लेकिन नंबर कम है और उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। और दूसरी साइड में अंकल है,
अंकल में तो है ही नहीं, है ना। तो ये मैटर हो गया कि अंकल में नहीं है करेक्टर, डोमिनेंट एलील तो है अंकल में भी, एलील होने के बावजूद भी इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो शो कर रहा है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस को। और फादर में करेक्टर आ रहा है, ये शो कर रहा है पेनिट्रेंस को। लेकिन इसका जो पेनिट्रेंस है वो पुअर है। पेनिट्रेंस को पुअर मत बोलो, कंफ्यूज हो जाओगे। पेनिट्रेंस आ रहा है, पेनिट्रेंस दादा में भी था। लेकिन एक्सप्रेस है वो पुअर हो रहा है। जैसे किसी के अंदर पूरी अंगुली नहीं बनी है ना, छोटा सा स्किन का आउटग्रोथ ही आया है ऐसे, है ना। ऐसे अंगूठा है वो पूरा नहीं बना, उसमें डिजिट्स पूरे नहीं आए, बस हल्का सा स्किन बाहर निकला, उसी से लगता है कि कुछ है यहाँ पे। तो जिनमें पेनेट्रेंस होता है उसमें भी पेनेट्रेंस का लेवल हो सकता है, उसको एक्सप्रेसिविटी बोलते हैं अपन। पेनेट्रेंस को तो आप परसेंटेज में निकाल सकते हो, एक्सप्रेसिविटी को परसेंटेज में नहीं निकाल सकते, है ना। थोड़ा सा भी स्किन बाहर निकला, गिन लिया, पूरी अंगुली बन गई, गिन लिया, है ना। तो वो तो परसेंटेज में आ जाता है कि कितनों में आया, कितनों में नहीं आया। अब पूरी अंगुली आए या छोटा सा केवल एक स्किन का पार्ट बाहर निकल के आ रहा है, तो उसको आप परसेंटेज में नहीं निकाल सकते। जिनमें आ रहा है उनमें कम और ज्यादा आ सकता है वो करेक्टर। तो एक्सप्रेसिविटी का जो मैटर है वो क्वालिटेटिव है, कम ज्यादा, अच्छे से कम अच्छे से ऐसे बता सकते हो। पेनेट्रेंस है वो मात्रात्मक है। पेनेट्रेंस तो आप परसेंटेज में निकाल सकते हो, तो वो मेजरेबल है, मात्रात्मक है, यानी कि क्वांटिटेटिव है। तो अगर कंप्लीट डोमिनेंस है और कंप्लीट पेनेट्रेंस है तो एलील होने पे करेक्टर आएगा ही आएगा। अगर पेनेट्रेंस कमजोर पड़ जाए तो उसके अकॉर्डिंगली वो उतने परसेंट लोगों में नहीं आएगा। और जिनमें आएगा उनमें उनकी एक्सप्रेसिविटी है वो वेरी कर सकती है। किसी में वो बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस हो सकता है, किसी के अंदर वो वीकली भी एक्सप्रेस हो सकता है। हैं? क्या चीज? पेनेट्रेंस कैपिटल टी होने पे लंबा पौधा मिलना चाहिए था, मिला नहीं, मिला बोना पौधा। तो बोना पौधा होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसको खाद नहीं मिली, पौधे को खाद नहीं मिली, न्यूट्रिशन नहीं मिला, क्या ये लंबा हो जाएगा? है, क्यों? पानी नहीं मिला इसको, बारिश नहीं आई। हम्म, इसको डिजीज लग गई। यानी कि ऐसा नहीं कि कैपिटल टी होगा तो चाहे कुछ भी कर लो दिखेगा, ऐसा नहीं है। एनवायरमेंट अगर सपोर्ट करेगा तो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। फादर मदर बहुत टैलेंटेड है, बच्चे को एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है ये डिपेंड करता है। बच्चे को एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया मिल रहा है तो वो फादर मदर से भी टैलेंटेड बन सकता है। फादर मदर तो बिल्कुल से अनपढ़ है, लेकिन बच्चे को एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया मिल गया तो वो तो सुपर टैलेंटेड भी हो सकता है। जीन एक्सप्रेशन केवल जीन का नहीं, एनवायरनमेंट के साथ में, और एनवायरनमेंट के साथ मिलकर होता है एक्सप्रेशन। है
ड्वार्फ टोल हो सकते हैं, पौधे को पानी दे दो, खाद दे दो, पौधे की लाइफ बची हुई है तो बड़ा हो जाएगा। अगर पौधा ही बूढ़ा हो गया, 4 महीने में फसल पक जाती है, वो तुम 3.5 महीने बाद इसमें खाद डालोगे तो कैसे होगा। ठीक है। ओके। तो पानी दे दिया। हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। और अगला अपना टॉपिक रहेगा मल्टीपल एलिन सिस्टम। ठीक है। तो एक एग्जांपल तो आपने ह्यूमन ब्लड ग्रुप का लिया ही था। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, वहां पे आपने लिया था कि नंबर ऑफ एलिल कितना है, 3। है ना, IO, IA एंड IP। और फिर जैसे अपन बात करें कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, वो आए थे आपके पास 6। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने आए थे आपके पास, 4। O, A, B एंड AB। ठीक है, नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये है n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। n का मतलब है नंबर ऑफ एलील्स। तो आप नंबर ऑफ एलील 3 लेते हो, तो ये हो गया 3 × 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 4, है ना, 3 × 4/2 यानी कि 12/2 = 6। तो क्या ये फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिड 2 होने पे भी लगेगा। लगा के देख लो। नंबर ऑफ एलील आपने लिया है 2, तो क्या जीनोटाइप आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। चेक करना कितना आएगा, 2 × 3/2 = 3। यस, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जो मल्टीपल पे लगाते हो वो 2 एलिल पे भी लगता है ना। ठीक है। और नंबर ऑफ एलिल अगर आपके पास ज्यादा है ना, 4 होते 5 होते, तो वैसे बना के नहीं देखेंगे ना, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला को फॉलो कर सकते हैं, फॉर्मूला को फॉलो करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब कुछ और चीजें क्लियर कर लो। एलिल्स, है ना। एलिल क्या होता है, अल्टरनेट कॉपी ऑफ ए जीन। अल्टरनेट कॉपी ऑफ ए जीन, जैसे आपने कहा कि टॉल के लिए कैपिटल टी एलील है, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी एलील है, लेकिन ये दोनों एक ही करैक्टर को कंट्रोल करते हैं, वो है पौधे की हाइट।
तो पौधे की हाइट जो कंट्रोल करता है वो हाइट का जीन है। हाइट की जीन का एक रूप ये हो सकता है और उसका एक रूप ये भी हो सकता है। तो एक ही जीन के दो अलग अलग रूप हैं, उनका नाम एलील होता है। एलील हमेशा ही सेम लोकस पे पाया जाता है, ऑन सेम लोकस, क्योंकि एलील हमेशा एक ही जीन के अल्टरनेट कॉपी होते हैं ऑफ ए जीन। ए जीन का मतलब ए लोकस, तो एक जीन हमेशा अपनी लोकस पे होता है। तो लोकस दो नहीं हो सकते, लोकस दो लेते ही जीन दो हो जाएंगे। एलील दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो, ज्यादा ले सकते हो। एलील एक जीन के अल्टरनेट है, उसी के वर्जन है वो। तो वो एक से ज्यादा हो सकते हैं और वो जगह एक ही होगी, है ना। तो आप क्या ध्यान दें, all alleles present on same locus on homologous chromosomes। ठीक है, all alleles present on same locus on different chromosome बोल दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, या आपने कह दिया कि all alleles present on different locus on homologous chromosome तो गलत हो जाएगा। तो एलील का होना ही सेम लोकस है, सेम लोकस है तो सेम जगह मिलते जुलते क्रोमोसोम पे हो सकती है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मैटर होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो एलील है उससे मिलता जुलता दूसरा एलील क्रोमोसोम 1 की ही दूसरी कॉपी पे होगा, ना कि क्रोमोसोम 2 पे होगा। तो क्रोमोसोम 1 फादर वाला, क्रोमोसोम 1 मदर वाला, ये आपस में होमोलोगस हो सकते हैं। आंसर दीजिए कि जीन कौन है जो करैक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस ए फिनोटाइप। अब आप जेनेटिक्स में आ गए तो फिनोटाइप बोलोगे। फिर आपसे पूछा जाता है कि एलील कौन है, तो आंसर क्या दोगे, प्रोड्यूस ए स्टेट ऑफ ए फिनोटाइप। कि हाइट की अवस्था बताएगी, है ना। फिनोटाइप तो हाइट है, उसकी अवस्था है टॉल या टॉल। ब्लड ग्रुप तो एक फिनोटाइप है, ए बी ओ ए बी, ये उसकी अवस्थाएं हैं। तो फिनोटाइप के अंदर के वेरिएशन है, वो इधर जीन के अंदर के वेरिएशन। ये समझ बहुत जरूरी है, बहुत से भी ज्यादा जरूरी है, वरना आगे जाके सब कुछ एक जैसा लगेगा। राइट, तो हम आइसो एलील किसे बोलें, आइसो एलील को सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करना चाहिए। क्या आइसो एलील न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में
आइडेंटिकल होती हैं। जैसे जो एलील है वो सेम नहीं होती, अंतर होता है। तो क्या आइसो एलील में भी अंतर होता है? छोटी छोटी मगर बड़ी बात। देखो, एलील नाम ही वर्जन का है, अल्टरनेट फॉर्म, काम एक जैसा कर देते हैं वो अलग बात है। तो फिनोटाइप अलग मैटर है, वेरिएशन तो होंगे ही होंगे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो वेरी करेंगे ही करेंगे, आइडेंटिकल नहीं होते। अगर कोई एलील है तो उनमें अंतर जरूर है। ठीक है, आपने कहा B1, इससे आता है ब्लैक कलर। आपने कहा B2, इससे भी आता है ब्लैक कलर। आपने कहा B3, इससे भी आता है ब्लैक कलर। आपने कहा B1, इससे आता है वाइट कलर। स्मॉल b2, इससे आता है वाइट। और स्मॉल b3, इससे भी आता है वाइट। और एक बार के लिए ब्लैक कलर को डोमिनेंट मान लो, तो जीन तो वही है, कैपिटल बी वाला भी वही होता है, स्मॉल बी वाला भी वही होता है, जीन तो वही, उसके रूप है वो तो। और उसके रूप के भी फिर सब फॉर्म्स आ गए। तो B1, कैपिटल B1 है, उससे भी ब्लैक ही कलर आता है, वो भी डोमिनेंट की तरह बिहेव करता है। B2 है, ये भी वैसा ही करता है। B3 है, ये भी वैसा ही करता है। तो फिनोटाइप तो ये सेम ही दे रहे हैं, तो नाम हो गया आइसो। हाँ, लेकिन न्यूक्लियोटाइड सेम नहीं है इनके, न्यूक्लियोटाइड तो इनके वेरी करेंगे, वरना तो या तो दोनों का नाम B1 होता या दोनों का नाम B2। अगर 100% सेम है तो फिर दो नाम कैसे हो सकते हैं? B1 B2 या B3 कैसे हो सकते हैं? वो तो फिर सारे B3 होते या सारे B1 होते। यानी कि 1 2 3 क्यों लगाना थे, सेम ही होते, राइट। तो ये डोमिनेंट के लिए है, वैसे ये स्मॉल b1, स्मॉल b2, स्मॉल b3, ये म्यूटेंट आइसोएलिन है। यानी कि यहाँ पे आपको ऐसा लगना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में इतना कम अंतर है कि करैक्टर में अंतर है वो लगभग आता ही नहीं है, या करैक्टर में जो अंतर आता है वो इतना कम आता है कि हम उसको नोटिस ही नहीं कर सकते। तो रेड हो और उसमें हल्का सा रेडनेस कम हो जाए तो ऐसे व्हाइट के कंपैरिजन में रेड ही लगेगा। तो वो आइसो है, नतीजा उनका सेम आ रहा है, लेकिन वो आपस में वेरी करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको लेने हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप का तो आपने लिया है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आएगा प्लांट्स के अंदर, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कि पौधा अपने जैसे पॉलन्स को जर्मिनेट करने से रोकना चाहता है, तो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के पॉलन्स को लेके बेटर प्रोजेनी बनाना चाहता है। तो पोलन पिस्टन इंटरेक्शन होती है, स्टिग्मा की सरफेस पे गिरे हुए पोलन्स हैं, उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना होता है। तो वो इनकम्पेटिबिलिटी मैकेनिज्म होती है, वो गैमेटोफाइट लेवल पे भी होती है, स्पोरोफाइट लेवल पे भी होती है। और उसका जेनेटिक्स है वो मल्टीपल एलील सिस्टम का एग्जाम्पल। ठीक है।